हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे आगे। हम यूनिट कन्वर्जन के बारे में सीख रहे थे, तो आज और यूनिट कुछ कन्वर्जन सीखेंगे। कोण और कोणीय चाल के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? कोण एवं कोणीय चाल। तो अगर हम कोण या कोणीय चाल के बारे में बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है रेडियन। तो देखो, कोण की दो इकाइयाँ होती हैं, एक होती है डिग्री और दूसरी होती है रेडियन। मान लो कि कोई वस्तु ऐसे वृत्त में गति कर रही है और वृत्त के किसी बिंदु O से, आर त्रिज्या का वृत्त है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया बिंदु P से और घूम के अगर एक चक्र पूरा कर लिया, तो एक चक्र पूरा करने में कोण कितना बनता है? तो हम सबको पता है 360 डिग्री। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 360 डिग्री जो है वो बराबर है 2 पाई रेडियन के। 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, तो यह जाएगा 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 डिग्री इक्वल टू, आप इसको 2 से सॉल्व आउट कर दें तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार? 180 बार। तो 1 डिग्री आ जाएगा आपका क्या? पाई अपॉन 180 रेडियन के। किसके इक्वल आ जाएगा? 1 डिग्री आ जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन के। अब आपको कभी भी ये जैसे 1 रेडियन लिखा है, 1 रेडियन अगर उल्टा करना चाहें तो रेडियन को भी कर सकते हैं। और ये लिखा है डिग्री वाला, ये जो हमने अभी बताया 1 डिग्री लिखा है जो पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन, यही आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यही इम्पोर्टेंट है। इसको कन्वर्ट करना है। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 रख के पूरा सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 1.754 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है। तो देखें, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि देखो, एक तो आपको ये याद रखना है, अपोजिट भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे कि 1 डिग्री पाई अपॉन 180 की, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या जाएगा? इसको इधर भेज दो तो आप लिख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। 180 अपॉन पाई डिग्री, ये है आपका 180 अपॉन पाई डिग्री। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये दोनों आपको वैल्यू याद रखनी है। ठीक है। इसका काम कहाँ आएगा? तो आपने अभी तक देखा ज़्यादातर वैल्यूज़ जो आप हैं, ज़्यादातर आप अभी जो 10th में पढ़ के आए हैं वो डिग्री में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल की, कोण की ऐसा इकाई रेडियन होगी, तो रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो ये तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये नहीं चाहिए। फिर ये वाला 1 मिनट और छोटी इकाई चाहिए अगर आपको कोण की। डिग्री में नहीं नाप पा रहे हैं, डिग्री से भी छोटी है तो आप मिनट ले लीजिए, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट होती है 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 1 डिग्री किसके बराबर होती है, तो 1 डिग्री बराबर होती है आपकी 60 मिनट के। 1 डिग्री किसके बराबर होती है? 60 मिनट के। ये लिख रहा है 1 डिग्री किसके बराबर है? 60 मिनट के बराबर है। तो ये भी रिलेशन आपके काम का है। अब देखिए ये उपयोग में कैसे आएंगे। ठीक है, ये हमने रिलेशन देखे, अब हम बात करते हैं कि ये यूज़ कैसे आएंगे। तो हमको पता है 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन होता है। 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कितना होता है? पाई बाय 180 रेडियन। तो हमने लिखा 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। अब आप कहीं पर बदलना चाहें तो मैंने कहा कि आपके पास जैसे 30 डिग्री है, कितना है आपके पास? कोई वैल्यू है 30 डिग्री है, इसको रेडियन में आप कन्वर्ट करें। तो अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमने लिखा 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, तो ये जाएगा आपका क्या? पाई बाई 6। वैल्यू क्या जाएगी 30 डिग्री की? पाई बाई 6। और भी किसी को चेंज कर सकते हैं आप, जो भी वैल्यू लें। हमने जैसे 120 डिग्री लिखा, तो 120 डिग्री को आप कन्वर्ट कर दें तो हमने लिखा इसको क्या? 120 इंटू पाई अपॉन 180। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई 3 आंसर। ठीक है। तो आप ऐसे रेडियन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाकी ये 1 2 3 और ये वाला 4, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा ये आपको आवश्यकता है नहीं इनकी पढ़ने की। ठीक है। फिर हम आगे बात करें, इसके बाद नेक्स्ट त्वरण की इकाई की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की इकाई की बात करते हैं। तो देखिए त्वरण की क्या क्या इकाइयाँ होती हैं।
त्वरण की इकाइयों में बात करें तो त्वरण होता है, त्वरण में हम किसकी बात कर रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण की। त्वरण में भी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण में भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन से त्वरण की, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की। तो आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का जो मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है MKS में। लेकिन कई बार इसको हम आसान सॉल्व करने के लिए 10 भी लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या आपको लिखा मिल सकता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर देखिए अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा, क्योंकि जी आपने पढ़ा है क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको सेंटीमीटर में लाने के लिए हमको पता है 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 9.8 और मीटर को सेंटीमीटर के लिए 100 से सॉल्व कर दिया, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो यह जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिट की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये गुरुत्वीय त्वरण की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की, बल की। बल की तो ये रिलेशन सबको पता ही होगा, 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हम सबको पता ही होता है, 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होते हैं। और मैंने इसको विमाओं की सहायता से भी आपको सॉल्व करवाया है कि न्यूटन और डाइन में संबंध, तो 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन। पाउंडल आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। फिर देखो कई बार बल को थोड़ा सा अच्छा मतलब जो न्यूमेरिकल है उसमें बल की इकाई किलोग्राम भार लिख सकते हैं, 1 kg वेट, kg वेट ऐसे लिख सकते हैं। अगर kg वेट लिखी है या 1 किलोग्राम बल लिखी है, kgf भी लिख सकते हैं, किलोग्राम बल लिखी है, तो इसको न्यूटन में बदलने के लिए, क्योंकि बल की ऐसा इकाई तो न्यूटन होती है हमारी, तो इसको न्यूटन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको न्यूटन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने पढ़ा 1 kg वेट या 1 किलोग्राम भार या 1 kgf 1 किलोग्राम बल बराबर 9.8 न्यूटन। अब डाइन की बात करें तो देखो यहाँ पे ग्राम भार आ गया, किलोग्राम की जगह ग्राम आ गया, तो हमने लिखा ग्राम भार या 1 ग्राम बल, 1 ग्राम बल, ग्राम भार 1 ग्राम वेट ऐसे लिख सकते हैं। ग्राम बल का मतलब है 1 ग्राम फोर्स लिख सकते हैं। तो ये होता है 980 डाइन, किसके बराबर होता है 980 डाइन। ये दोनों यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाउंडल की आवश्यकता है नहीं आपको, 1 पाउंडल भार या इसकी बात पूछें तो अभी 32 पढ़ा था उसी से आ जाएगा 32 पाउंडल, बट इसकी आवश्यकता नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन, किलोग्राम भार और ग्राम भार, ठीक है। तो ये आपके बल की इकाइयाँ हो गई। अब इसके बाद फर्दर हम मूव करते हैं प्रेशर की। प्रेशर की क्या क्या इकाइयाँ होती हैं, दाब की इकाइयों की बात करें तो देखिए दाब की इकाई क्या होती है। दाब की इकाइयों की बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी पास्कल। पास्कल को हम किसके बराबर कहते हैं, हमने बल दाब का सूत्र पढ़ा है, दाब क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की इकाई होती है न्यूटन और क्षेत्रफल की होती है मीटर स्क्वायर, और इसी को हम मिला के क्या पढ़ते हैं पास्कल। तो आपका लिखा है पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन मीटर की पावर -2 लिखा है, मतलब मीटर स्क्वायर लिखा है अपॉन में, ठीक है। या ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आता है, सिंपल सी बात है, आपको कन्वर्जन आना चाहिए। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्या है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 1 न्यूटन में हमको पता है कितने डाइन होते हैं, तो 10⁵5 डाइन होते हैं 1 न्यूटन में। 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये 4 से ये कैंसिल हो गया तो 10 बच गया, तो 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद पास्कल के बाद एक और आ गया बार। एक बार बराबर होता है 10⁵5 पास्कल। एक बार में 10⁵5 पास्कल या 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 10�6 हो जाएगा, क्योंकि पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है ना, तो इसमें बदलना है 10 से गुणा करो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी ये इकाई इम्पोर्टेंट है। सभी दाब की इकाइयाँ आपको याद रखनी है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल दाब,
ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01325 बार, ठीक है। बार में अगर रिलेशन देखें तो, और दूसरा 1.015 10 की पावर 5 पास्कल, ये भी लिख सकते हैं, 013 होता है, सॉरी 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या 1.013 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो वायुमंडलीय दाब निकाला जाता है, ये पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ पर निकाला जाता है, पारे के 76 सेंटीमीटर पर, तो लेकिन ये मिलीमीटर कह रहे हैं, तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर। तो आपको ये ऐसा लिखा भी मिल सकता है, पारे का 76 सेंटीमीटर स्तंभ, पारे का 76 सेंटीमीटर स्तंभ, या 10 से गुणा कर दोगे तो 760 मिलीमीटर स्तंभ भी कह सकते हैं, ठीक है। इस पर निकाला जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है। आगे देखिए, इसके बाद ऊर्जा या कार्य या ऊर्जा की इकाइयों की बात कर लेते हैं। तो कार्य या ऊर्जा की क्या क्या इकाइयाँ होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कार्य या ऊर्जा की इकाइयाँ, तो कार्य या ऊर्जा की इकाइयों में बात करें तो सबसे पहले हमारा जो आता है, पहले इकाई सबसे पहले जो बात करते हैं हम जूल और अर्ग की। बेसिक इकाई तो जूल ही है ना, कार्य की बेसिक इकाई क्या है, जूल। और हम सबको पता है 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग, 10 की घात प्लस 7 अर्ग, ठीक है। ये जूल और अर्ग में संबंध है, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। या कैलोरी 0.29 कैलोरी, बट इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें ऊष्म ऊर्जा की इकाई की, तो वो कैलोरी ही होगी। ऊष्म ऊर्जा की इकाई को क्या लिखते हैं, कैलोरी। और कैलोरी क्या होता है, 4.186 जूल। एक कैलोरी में क्या होता है, 4.186 जूल, या इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यह जाएगा 4.2 जूल। कितना आ जाएगा ये, 4.2 जूल आ जाएगा राउंड ऑफ करने पे, ठीक है। फिर देखो, परमाणु ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाती है। जैसे मैंने कहा कि किसी परमाणु को ऊर्जा दी और इसका कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, या कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर निकल गया, तो फिर वो ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। फिर किलोवाट घंटा, या आपने 10th में पढ़ा होगा, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा 3.6 मेगा जूल होता है, 860 किलो कैलोरी होता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने पढ़ रखा है वो होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। इसी को 6 को हटा के मेगा जूल लिख दिया बस, ठीक है। फिर देखो, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, एटॉमिक मास यूनिट को हमने पढ़ा था, ये होता है 931.5, क्या होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा में बदलोगे, परमाणु द्रव्यमान मात्रा को ऊर्जा में बदलोगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और 4.92 10 की घात -10 जूल आता है। सारी इकाइयाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखनी है ऊर्जा या कार्य की। इसके बाद देखो, ब्रिटिश तापीय मात्रा की याद रखने की आवश्यकता नहीं है। शक्ति की आपको सबको आती होंगी, शक्ति की इकाइयाँ, फिर भी एक बार हम बता देते हैं 10th में, क्योंकि पढ़ी होती हैं शक्ति के बारे में। तो देखो, एक होती है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, और ये होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति में 746 वाट। एक वाट की बात करें तो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। कैसे होता है ये, क्योंकि हमने पढ़ा होता है कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। तो शक्ति, कार्य को हम क्या लिखते हैं, जूल, और समय को क्या लिखते हैं, सेकंड। तो इकाई क्या बन गई, जूल प्रति सेकंड, यही लिख रही है 1 जूल प्रति सेकंड। और इसी को मिला के हम क्या पढ़ लेते हैं, वाट। इसी को मिला के हम वाट पढ़ते हैं। तो 1 वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड। फिर 1 किलोवाट, मैंने कहा था कहीं भी किलो आ जाए, आप याद रखें हमेशा, किलोवाट आ जाए, किलो आ जाए, किलोग्राम हो, किलोमीटर हो, किलो शब्द आ जाए कहीं पे भी, 10 की घात 3 से गुणा कर देना, मतलब 1000, या 1.34 अश्व शक्ति। किलो 1 कैलोरी पर सेकंड होता है 4.86 वाट के बराबर होता है, ठीक है। कुछ नहीं है, ये तो कैलोरी को ही बदला गया है, क्योंकि जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो हमको पता है 1 कैलोरी में कितने जूल, तो 4.186 जूल, ठीक है। तो इसके बाद टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। तो टेम्परेचर की जो इकाइयाँ हैं, ये है आपकी केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, रैंकाइन है। इन सबको याद नहीं रखना है, मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, वो रिलेशन आप डायरेक्ट याद रखो, ये सब हो जाएगा सॉल्व। वो रिलेशन क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे हम C/5, क्या लिखेंगे हम, पहला C/5 इक्वल टू F - 32/9
इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5, सॉरी के माइनस 273 अपॉन 5, 273 अपॉन 5 इक्वल टू R/4। ये रिलेशन होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन आप याद रखें। कोई सी भी स्केल हो आप एक से दूसरे में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर C किसको प्रदर्शित करता है, तो C आपका प्रदर्शित करता है डिग्री सेल्सियस को। किसको? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। C F किसको प्रदर्शित करता है, तो F करता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, हाइट, फ़ारेनहाइट को। K की बात करें तो K प्रदर्शित करता है आपको किसको? केल्विन। कौन सी स्केल है ये? केल्विन स्केल है। और R किसको प्रदर्शित करता है, तो R र्यूमर स्केल को प्रदर्शित करता है, र्यूमर, ठीक है। ये 4 स्केल होती हैं। अब आप किसी को भी एक से दूसरे में बदल सकते हैं आसानी से, इतना टफ याद करने की आवश्यकता है नहीं। जैसे मैं कहूँ कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में क्या होगा, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में पूछ रहे हैं, मतलब सेंटीग्रेड के बारे में बात करी जा रही है और केल्विन के बारे में बात की जा रही है। तो इन दोनों को तुलना कर दो, बराबर कर दो, क्योंकि ये सभी बराबर हैं। तो C/5 बराबर के माइनस 273/5। अब आपका यहाँ पे क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया। C का मान कितना है? 27 है, इक्वल टू के माइनस 273। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो K इक्वल टू आ जाएगा कितना? 27 + 273। सोल्व कर दोगे तो यह जाएगा 300 केल्विन। यही आंसर है आपका, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी 2 स्केल ले लो, उनको सॉल्व कर दो, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आप इसमें नोट कर लें। फिर देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं विद्युत आवेशों की। विद्युत आवेश की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कूलाम की। आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। और एक कूलाम में 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। स्टेट कूलाम को ही आप ESU कह सकते हैं। स्टेट कूलाम को ही आप क्या कह सकते हैं? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। तो एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है या 0.1 एप कूलाम होता है। 0.1 एप कूलाम ये लिखा है। स्थिर विद्युत इकाई ESU एक स्टेट कूलाम होता है, यह 3.33 10⁻⁻10 कूलाम के बराबर आ जाता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट विद्युत चुम्बकीय इकाई EMU। EMU होता है 1 एप कूलाम या 10 कूलाम के बराबर। एक विद्युत चुम्बकीय इकाई एक EMU होता है कितना? 1 एप कूलाम या 10 कूलाम के बराबर। 1 एम्पियर आवर, 1 एम्पियर घंटा, 3600 कूलाम। 1 एम्पियर आवर का मतलब होता है AH। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है ना, आप देखोगे वो आती है mAh में, मिली एम्पियर आवर में आती है। mAh क्या लिखा है? उसका आवेश की मात्रा लिखी है। तो यहाँ पे एक AH की बात कर रहे हैं, तो एक AH बराबर होता है 3600 कूलाम। और जो सबसे बड़ी इकाई होती है आवेश की वो होती है क्या? फैराडे। और एक फैराडे बराबर क्या होता है? एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है एक फैराडे। फैराडे, ठीक है। एक फैराडे क्या होता है? 96,500 कूलाम, सबसे बड़ी इकाई होती है। फिर हम साथ में विद्युत धारा की बात कर लें तो एक एम्पियर, एम्पियर होता है धारा की इकाई, और ये 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर के बराबर होता है धारा की स्थिर विद्युत इकाई, या 0.1 एम्पियर के बराबर होता है धारा की विद्युत चुम्बकीय इकाई, ठीक है। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट आपका रेडियो एक्टिविटी आती है और कुछ अन्य इकाइयाँ आती हैं। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका इकाइयाँ कन्वर्जन। आपको इतनी आनी चाहिए कम से कम, ठीक है। बाकी ये इकाइयाँ अगर आपने यहाँ पे पढ़ ली तो आपको कहीं फिजिक्स में इकाइयों से संबंधित समस्या नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले बात करना है रेडियो सक्रियता की, रेडियो एक्टिविटी की। तो कहा है एक वैक्रल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो सक्रियता होती क्या है देखें, जैसे जो भारी तत्व हैं वो टूट कर दो मध्यवर्ती द्रव्यमान के तत्वों में टूट जाते हैं। जैसे मैंने कहा 92 यूरेनियम 238 है या 235 है, इसका रेडियो एक्टिव विखंडन होगा, क्या होगा? नाभिकीय विखंडन होगा। तो ये 2 मध्यवर्ती द्रव्यमान के नाभिकों में टूट जाएगा। 36 क्रिप्टन 140 36 क्रिप्टन 89 प्लस 54 बेरियम 144, ये 2 मध्यवर्ती द्रव्यमानों में टूट गया। तो इसमें क्या होगा? स्थायित्व बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा?
स्थायित्व की मात्रा बढ़ जाएगी 56 नहीं 54 नहीं सॉरी 56 होगा ये 56 ठीक है। तो ये जाएगा और तो ये जब इसका रेडियो एक्टिव विघटन होगा तो ये क्या होता है रेडियो सक्रियता कहलाती है रेडियो एक्टिविटी कहलाती है जिसके कारण ये मध्यवर्ती द्रव्यमान के तत्वों में टूट जाता है। तो एक बैकरल का मान होता है एक विघटन प्रति सेकंड और एक क्यूरी एक और अन्य वैज्ञानिक है क्यूरी और एक रदरफोर्ड ये तीनों ही वैज्ञानिकों के नाम हैं। एक क्यूरी का मान होता है 3.7 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड मतलब विघटन प्रति दर या 3.7 10 बैकरल या 3.7 10 रदरफोर्ड। फिर अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट आपका क्या आता है रदरफोर्ड और एक रदरफोर्ड 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या 10 बैकरल के बराबर होता है। तो ये रेडियो सक्रियता की इकाइयाँ हो गई। कुछ अन्य इकाइयों की बात करें तो बेवर किसकी होता है इकाई होती है चुंबकीय फ्लक्स के लिए। तो एक बेवर का मान होता है 10 मैक्सवेल। फिर होता है एक टेस्ला का मान होता है एक वेबर पर मीटर स्क्वायर 10 गाउस के बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के लिए होता है। एक ओएस्टेड होता है 79.554 एम्पियर प्रति मीटर। और लास्ट आए एक पोइजले क्या होता है 10 पोइस के बराबर होता है। ठीक है ये श्यानता की इकाई होती है ये। ठीक है तो ये सारी इकाइयाँ हमने कन्वर्ट करना सीखी। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।